हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का इसके फाइनल पार्ट में। फाइनल पार्ट मतलब अभी हमारी पॉलिटी के टेस्ट सीरीज चल रही है, तो मैंने इसके दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। कुछ कारणों से बीच में डिले भी हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं, इसका फाइनल पार्ट आज अपलोड कर देते हैं या इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे डेट भी आ गई यूपी पीसीएस और आरओ की, तो आपको बीच में प्रीलिम्स के साथ में मेंस पे भी फोकस करना है, खाली प्रीलिम्स को ही फोकस नहीं करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स को भूलना भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स मेजर रोल निभाता है। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं है तो हम फिर मेंस की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी आप अपनी चीज़ों को करते रहिए। तो हमने 80 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब हमें 81 से देखना है। तो 81 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अनुच्छेद 280 यानी 280 वित्त आयोग। बी, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। अगर बात करें आर्टिकल 280 की वित्त आयोग, तो ये आपका सही सुमेलित है। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, सही सुमेलित है। सी है अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी द्रोणी के जल संबंधी विवादों का न्याय या निर्णयन। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये आपका सही है। वित्त आयोग का उल्लेख, हाँ मैंने बता ही दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 253, ठीक है, अनुच्छेद 253 अंतर्राज्यीय करारों को प्रभावी कराने के लिए विधान का प्रावधान करता है। इन्होंने बोला माल एवं सेवा कर के संबंध में उपबंध, तो ये नहीं होगा। विधान का प्रावधान करता है, जबकि माल और सेवा कर के संबंध में उपबंध जो होगा वो 246, वो आपका आर्टिकल 246 का में है, ठीक है। 246 का में उसका उल्लेख किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। सेकंड, अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 से 351 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के प्रावधान की बात कही गई है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने का। सेकंड, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। थर्ड, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। या फोर्थ है 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी उपयुक्त सभी। तो बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 में 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। अधिनियम 1992 में बनाया गया, लेकिन ये जब लागू होता तो वो डेट भी कई बार काम में रहती है। तो वही वो बता रहे कि 1993 को प्रभाव में आया। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और पंचायत के नियमित चुनाव कराने, सभी स्तर पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था, तथा पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जबकि 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करने के लिए पूरी शक्ति पंचायतों को दी गई, ना कि 12वीं अनुसूची। तो फिर आपका फोर्थ नंबर यहाँ पर फिलहाल गलत हो जाता है। बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 324 यानी 324 में चुनाव आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। सेकंड कह रहे कि राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात अगर यहाँ पर हम करें अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त के संबंध में जो उपबंध दिए गए वह निम्न है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा, मतलब आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या की जाएगी, ये भी आपको पता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है,
और निर्वाचन आयोग और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार इन्होंने राज्यपाल यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, करेंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर करेंगे। ठीक है, जब वो कहेंगे तो इनकी करेंगे, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल इसकी वो नहीं करेंगे, नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन केवल हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप को आपको क्लैरिटी हो गई है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, बी अनुच्छेद 266 यानी 266 विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है 265 यानी 265 विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा। एंड फोर्थ अनुच्छेद 119 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो कह रहे हैं कि कूट दिया गया हमारा ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी केवल सेकेंड। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमारे सही है या कौन सा कूट सही है। बात करें तो 119 हो जाएगा संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया, ये गलत है। संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 117 आपका है अनुच्छेद वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, 119 तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो इन्होंने कहा कौन से सही सुमेलित है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित है, फोर्थ जो आपका है वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पर चूंकि नहीं आता है तो ध्यान देना। ऑप्शन ए केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बी 2 राज्यों के बीच विवाद, सी संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत सारी बार किसी न किसी एग्जाम में वनडे में खूब पूछे गए। मैं ये ज़्यादातर क्वेश्चनों को देखी हूँ। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में सम्मिलित है। अब देखो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन गए। पहली बात तो ये 3 संविधान की व्याख्या, ये वाला हटा दीजिए ऑप्शन, क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र के मामले में आता है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के मामले में आता है। जबकि 2 राज्यों के बीच विवाद, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये आपका उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, तो ये उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकाला है। फिलहाल आंसर यहाँ पर बता दें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है ना। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूज मत होना, कई बार मैं भी जैसे हो जाती थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से समझिएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 86, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, या डी अनुच्छेद 93 यानी कि 93। तो ज़्यादातर आपको पता ही है। अगर यहाँ पर बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हैं, देखो तो अगर बात करें, इन्होंने पूछा है कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किसमें करते हैं। तो जब आप राष्ट्रपति के आर्टिकल पर पढ़ते हो 52 में उनके चुनाव के बारे में है ना, 53 में फिर क्या वो कार्यपालिका प्रमुख हो जाएंगे, 54 में उनके कुछ मतलब संबंधित आर्टिकल हैं, फिर निर्वाचन। तो ऐसे ऐसे जब हम 61 तक आते हैं तो वहाँ पर भी आपको वहीं पर आपको पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग का आर्टिकल भी मिलता है अगर पढ़ा होगा। तो बात करें तो आर्टिकल 111 के तहत, ठीक है, 111 के तहत वो अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे राष्ट्रपति के पास, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके पास 3 प्रकार की वीटो की शक्तियाँ निहित होती हैं। कुछ चीज़ें और राष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप समझ लीजिए, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। तो आत्यांतिक वीटो होता है जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है। निलंबनकारी वीटो होता है जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। और जेबी वीटो होता है जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, फिलहाल 111। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं डैश। ऑप्शन है संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना,
ये भारत के निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। सेकंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं डैश। ऑप्शन ए संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। सेकंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। थर्ड, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का निर्देशन और नियंत्रण करना। एंड फोर्थ है संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो कह रहे उपरोक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर यहाँ पर हम बात करें भारत के निर्वाचन आयोग के परिप्रेक्ष्य के बारे में, तो संविधान का अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के जो कार्य होते वो हैं संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव करवाना, निर्वाचन की तिथियां और समय सारणी निर्धारित करना। मतलब ये कह रहे हैं कि संसद, ठीक है, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव करवाना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना आदि। जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा फिलहाल सही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। बी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें पहले हो अपना पद धारण करते हैं। सी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त हो सकते हैं। एंड डी है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो अब इसमें कह रहे कौन सा सही नहीं है। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते तथा उनका कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक उम्र तक होता है, वो पहले होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। ये यहाँ पर कह रहे कि पुनः नियुक्त हो सकते, यही अपने आप में गलत फैक्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाए सी, कि सी आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीति आयोग के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई। सेकंड, यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर के भागीदार के रूप में सशक्त भूमिका सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणित करता है। थर्ड, यह एक संवैधानिक संस्था है। फोर्थ, इसकी शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होंगे। तो कूट दिया है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड सही है, बी थर्ड और फोर्थ सही है, सी सेकंड और फोर्थ सही है, या डी सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बात हो रही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। सेकंड बात है इसकी, तो जैसे ही 2015 आता है तो ये वाला फैक्ट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो देखो यह ना तो एक संवैधानिक संस्था है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। इस प्रकार सेकंड और फोर्थ आपका सही है, जबकि फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था भी नहीं है, क्योंकि देखो योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था और भारत सरकार के एक कार्यकालीय संकल्प द्वारा सृजित निकाय है, ना कि संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। तो आपका सेकंड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है एंड फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। बी सेकंड ऑप्शन कह रहे कि इसका गठन 5 वर्ष में किया जाता है। थर्ड यानी सी इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। डी फोर्थ इसकी सिफारिश से बाध्यकारी होती है। ये यहाँ पर इन्होंने कहा, तो कह रहे इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहली बात तो इसकी सिफारिश से बाध्यकारी नहीं होती, इसको राज्य मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। इस वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है। जैसे आपको किसी ने सलाह दी, वो सलाह आपके लिए ठीक है तो आप मान जाओगे, आपको लगता है वो ठीक नहीं है तो आप नहीं मानोगे।
तो इसलिए डी ऑप्शन अपने आप में इसका आंसर हो जाता है कि कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है, यानी कि डी कथन सही नहीं है। बाकी 3 आपके सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। कारण आर कहता है कि इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा अनुच्छेद 295 में किया गया। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट वही हमारा एज यूजुअल ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एंड सेकेंड संवैधानिक नहीं है क्योंकि इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। यह एक बहुसदस्यीय सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जबकि देखिए, तो जो इसमें हमने बात करी, इन्होंने कहा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन की भी बात कर ली। यहाँ पर जो कथन सही होगा वो हो जाएगा आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। पर आर क्यों गलत है? इन्होंने कहा कि इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा अनुच्छेद 295 में किया गया। तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। ठीक है, इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया, और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 7 पदेन सदस्य भी होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। बी लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया। सी लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 से अधिक या अनधिक सदस्यों का प्रावधान है। एंड डी है कि लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे। तब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 फैक्ट दिए गए, इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है? लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की अगर बात करें तो इसका सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया, परंतु लोकपाल संस्था का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2019 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से होंगे। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल गलत है। इन्होंने बोला है कि 7 से अधिक, जबकि इसमें 8 से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये संस्थाएं हैं और ये उनके स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है अंतर्राज्य परिषद 1990 यानी 1990, बी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1965, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 एंड डी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963। अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में होती है, जबकि यहाँ पर इन्होंने 1965 दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, 1964 हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने, हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित फिलहाल नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किए गए निम्न प्रावधानों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। बी आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। सी है अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। एंड डी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है। तो अब इनमें से 4 जो फैक्ट दिए गए, 4 में से कौन सा फिलहाल पूछा कि कौन सा सही नहीं है? अगर बात करें तो मानवाधिकार संशोधन संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हेतु पात्र बनाता है। अब आयोग के गैर सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। फिलहाल जो इनका गलत ऑप्शन है वो कह रहे कि पदावधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई, जबकि घटाकर 3 वर्ष कर दी गई। ठीक है, बढ़ाकर नहीं होगा, 3 वर्ष की कर दी गई, वो भी घटाकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है, एंड कारण आर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो, पहली बात, ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया है और पीसीएस में भी आया है। अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार अभिकथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। सबसे पहली बात, जहां ये शब्द दिखे अल्पसंख्यक आयोग, इसके कहीं भी संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1983, बी 2001, सी 2004 या डी 2012। पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात हो रही है। बात करें अगर यहाँ पर पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का उल्लेख था, परंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है 2003 यानी 2003 के द्वारा इस आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसका उल्लेख 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 330 का के अंतर्गत है। एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में अस्तित्व में है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि 2004 में अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र है। असत्य कथनों का चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र है। बी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सी राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। एंड डी भारत का नागरिक बनने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए, बट ये शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आंसर की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार अन्य योग्यताएं भी हैं। वो योग्यताएं आप पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर शीट भेजती हूँ। फिलहाल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से किस समिति ने आम चुनावों में मतदाता की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए गोस्वामी समिति, बी वीएम तारकुंडे समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें तो वीएम तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से किया गया और इसे जेपी समिति भी कहते हैं। वीएम तारकुंडे समिति की प्रमुख सिफारिशें जो रही वो ये हैं: चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया जाए, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा वीएम तारकुंडे समिति। ठीक है, इसी को जेपी समिति के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित में किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, सेकंड केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, थर्ड 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, फोर्थ केंद्र शासित प्रदेश। फिलहाल यहाँ पे कूट दिया गया है कि अगर इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे तो हम कैसे बताएंगे। कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी सेकंड और थर्ड, एंड डी केवल सेकंड। बात करें क्वेश्चन की तो सेकंड और थर्ड आपका सही है, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एंड 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 यानी 350 खा जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन, बी 21वां संविधान संशोधन, सी 10वां संविधान संशोधन या डी 12वां संविधान संशोधन। मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों के उपबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, मतलब जब संविधान बना था तब, परंतु बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के भाग 17 में 350 खा अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन।
चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता। ऑप्शन है भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय न्याय निकायों की लेखा परीक्षा किया जाता है। सी, भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य करना। एंड डी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा काम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा काम नहीं किया जाता है, तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है। और जो अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निम्न कर्तव्य बताए गए हैं। तो सी है यहाँ पर कि नियंत्रक का कार्य नहीं करता है बल्कि उस पर उसकी परीक्षा का कार्य देखता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। सेकंड, आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होंगे। थर्ड, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एंड फोर्थ, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो कह रहे कि कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड डी फर्स्ट और सेकेंड। अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की कि कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल अब 3 वर्ष का हो गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर, तो इस तरीके से देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है। सेकंड, केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। आंसर की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, है ना। इसके गठन की सिफारिश संथानम समिति ने की थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक सांविधिक संस्था था और ना ही एक संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। सेकंड, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य महाराष्ट्र था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। बात करें तो लोकायुक्त से संबंधित अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, लेकिन सर्वप्रथम लोकायुक्त का जो गठन करने वाला राज्य वो महाराष्ट्र था। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, आयोग की चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में निम्न में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी। थर्ड, इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। एंड फोर्थ, सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवस्थित है। तो कूट दिया है ऑप्शन ए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। तो सीबीआई की स्थापना आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। आंसर की बात करेंगे तो बी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जबकि सीबीआई अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है और इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। जो ये कह रहे हैं कि नोएडा में अवस्थित है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी राजेंद्र प्रसाद। बात करें तो संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही कारण कि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और ये उसके प्रावधान दिए गए। ऑप्शन है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, बी अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, सी अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं एंड डी अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि।
तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें डी की कि अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत से संबंधित है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में दी गई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये भाग है और ये उसके प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, बी भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध, सी भाग 12 अधिकरण एंड डी भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। अब यहाँ पर देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी प्रशासनिक के संबंध के बारे में, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान किया गया, जबकि अधिकरण भाग 14 का में है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन मतलब भाग 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में। ऑप्शन है भाग 18 यानी 18, बी भाग 21, सी भाग 19 एंड डी भाग 20। आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 20 में संविधान का संशोधन तथा भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भाग 18। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक संवैधानिक संस्था है। सेकंड, यह एक सांविधिक संस्था है। तो सत्य कथन है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। इसके पहले हमने इसी टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन में बात करी थी कि नीति आयोग आपका ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। ये संवैधानिकता संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया। तो ये न तो संवैधानिक है और ना ही संवैधिक है, ये संसदीय कानून द्वारा बनाई गई एक संस्था है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। नेक्स्ट है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 275, बी अनुच्छेद 265, सी अनुच्छेद 263 एंड डी अनुच्छेद 280। बात करें कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं, तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान आपके अनुच्छेद 275 में दिए गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका फिलहाल यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ चीजें और भी दी गई हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 फर्स्ट के अंतर्गत की जाती है। सेकंड, इसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो कह रहे सत्य कथन है आपके ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो सत्य पूछ रहे कि सत्य कथन है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। अब अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा क्यों, क्योंकि आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। सेकंड, भारत के महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है, इसको हटाने के लिए कोई विधिक अनिवार्यता का पालन नहीं करना होता है। तो सेकंड भी हमारा यहाँ पर असत्य हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। सेकंड, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। थर्ड कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। एंड फोर्थ, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है वो बताना। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बात करें अगर हम राष्ट्रपति शासन की, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन वहां संवैधानिक तंत्र की असफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 द्वारा लगाया जाता है। सत्य कथनों की बात करें तो अगर सत्य कथनों की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। थर्ड आपका सही नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसे 6 माह की अवधि के द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ये संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो जाता है राष्ट्रपति शासन की घोषणा लागू होने के 2 माह के भीतर। ठीक है,
तो इस तरीके से असामान्य बहुमत द्वारा इसका पारित किया जाना जरूरी है, ना कि विशेष बहुमत द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन अपने आप में गलत हो जाता है, तो फिर आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये आयोग के नाम है और ये उनकी स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2002 एंड डी केंद्रीय सूचना आयोग 2005 है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उस हिसाब से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में होती है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वो 2007 में की गई है, जबकि यहाँ पर ये 2002 दिए हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। ये कब इसकी स्थापना होती है, तो 2007 में होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने बोला कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, थर्ड है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एंड फोर्थ है आपका अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। तो कूट दिया गया है हमारा। ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यानी कि इनमें से कौन सही सुमेलित है वो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन सही है, सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया। सेकेंड, इसे गठन के समय ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो उपरोक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया, परंतु उस समय इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। बात करें संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ये 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड हमारा ये फिलहाल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए इसकी स्थापना सरकार या आयोग की सिफारिश पर की गई, बी इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई, सी इसकी स्थायी समिति की स्थापना 1996 में यानी 1996 में की गई थी, और एंड डी इस स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बात किसकी हो रही, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में गलत कथन के बारे में। तो सरकार या आयोग की सिफारिश को मानते हुए तत्कालीन बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। बाद में इस परिषद की एक स्थायी समिति की स्थापना 1996 में की गई और इस स्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते, न कि प्रधानमंत्री। तो डी ऑप्शन अपने आप में यहाँ फिलहाल गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका यही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ऑप्शन है संबंधित राज्यों की सहमति से, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, थर्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की स्थिति में, एंड डी राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। तो नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। उनमें से कितने कथन यहाँ पर सही हैं, बात करें तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फोर्थ आपका फिलहाल सही नहीं है। फोर्थ सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना अनुच्छेद 249 यानी 249 के तहत यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो तब, परंतु यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, न कि 1/3 बहुमत से। तो इसलिए यहाँ पर देखो कितना ध्यान देने वाली बात है, 1/3 इन्होंने बोला और ये एक शब्द से ये वाला आंसर आपका ये फैक्ट गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। ऑप्शन है प्रतिवेदन स्तर पर, बी विधेयक की प्रस्तुति के समय, सी द्वितीय वाचन में या डी तृतीय वाचन में। अगर बात करें तो विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उस प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप सकता है और तृतीय वाचन में विधेयक का पारित होना शामिल होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है।
तो इसको इतने क्वेश्चन को फिलहाल रखते हैं, देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा हुआ होगा। इसके जो लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ और दो टेस्ट सीरीज के बचे हुए हैं, तो उनको फिर एक वीडियो में फिनिश कर लेंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं, मतलब इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।